तो हाँ जी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन बच्चों को भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पेपर मैथ्स के हायर कैलकुलस को, जिसके अंदर यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर है रिमान इंटीग्रल। तो बेटा ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होती। तो ये चैप्टर जो है वो काफ़ी लेंथी है, और इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो आप सेक्शन सी का, बी का और ए के तीनों सेक्शंस के आप क्वेश्चन बड़े आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जितना काम मैं इस चैप्टर में करवाऊंगा उसमें से बिल्कुल आपको पेपर के अंदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं। बेटा आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप ये वाली क्लास अच्छे से समझते हो तब जाकर इस चैप्टर को ढंग से समझ पाओगे, और आगे इसके अंदर जितनी भी थ्योरम्स आएंगी उन्हें आप कर पाओगे। तो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चंस भी है इसके अंदर। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहला डेफिनेशन पार्टीशन। ऊपर सेट लिखा हुआ है, उसके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में। पहले जिस तरीके से मैं आपको इसका डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ उस वे में आप इसको याद करते जाएं। तो सबसे पहला डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर है बेटा पार्टीशन। क्या होता है पार्टीशन? सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई क्लोज इंटरवल दे रखा होगा, तो लेट ए कोमा बी बी एनी क्लोज इंटरवल। अब बेटा क्लोज इंटरवल की खासियत होती है इसके अंदर ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, और ए से बी के बीच में जितनी सारी वैल्यूज हैं वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो ए कोमा बी कोई ना कोई आपको क्लोज इंटरवल दे रखा होगा। फिर आप पी पी एक नॉन वॉइड सबसेट खुद से बनाओगे इस वाले इंटरवल में से। तो बेटा आपने पी नाम से कोई नॉन वॉइड सबसेट बनाया इस इंटरवल ए कोमा बी में से, सच दैट थ्योरम्स के अंदर मैं हमेशा पी को इस फॉर्म में लिखूंगा। जो पहला एलिमेंट होगा क्लोज इंटरवल का ए, उसको मैं नया नाम दूंगा A0। उसके बाद वाले एलिमेंट्स को मैं नाम दूंगा A1 A2 अप टू AR-1 कोमा AR, और लास्ट में AN-1, और सबसे लास्ट एलिमेंट जो बी है उसको मैं नाम दूंगा हमेशा AN। तो बेटा इस तरीके से अगर आप कोई नॉन वॉइड सेट क्रिएट करते हो, यानी इस इंटरवल में से कुछ ना कुछ पॉइंट्स अगर आप ले लेते हो, तो उसे ही हम पार्टीशन बोलते हैं। पार्टीशन को पी से डिनोट करेंगे, और जहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग सीक्वेंस में होंगे। मतलब सबसे छोटा एलिमेंट होगा A0, उससे बड़ा एलिमेंट होगा A1, उससे बड़ा A2, इसी क्रम में AR-1, उससे बड़ा AR, और सबसे बड़ा बच्चे क्या होगा AN, जो कि एक्चुअल में किसकी वैल्यू है B की। तो बेटा ये जो अंदर आपने एलिमेंट्स लिखे हैं वो हमेशा आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखने हैं। तो इसी P को आप क्या कहेंगे? पार्टीशन। किसका? क्लोज इंटरवल A से B का। तो बेटा सिंपल भाषा में अगर मैं पार्टीशन की डेफिनेशन समझाऊं आपको, तो आपको जो भी क्लोज इंटरवल दे रखा होगा उसके अंदर के कुछ एलिमेंट्स को अगर आप एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में अरेंज करते हो तो उसे ही आप पार्टीशन कहेंगे। तो पार्टीशन हमेशा एक सेट होता है, और वो सेट किन चीज़ों का होता है? जो क्लोज इंटरवल है उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स की कलेक्शन। तो इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। जैसे मान लो आई नाम से आपको एक क्लोज इंटरवल दे रखा है जिसमें 1, 10 यानी 1 है, 10 है, और 1 से 10 के बीच की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। अब देखो 1 से 10 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3 सारी वैल्यूज़ हैं। तो आपने इसमें से एक पी नाम का कोई सेट उठाया जिसमें आपने 1 को रखा, 10 को रखा, और इनके बीच की कुछ भी वैल्यूज़ लाइक 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया। तो बेटा बिल्कुल ये जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इन्हीं में से कुछ ना कुछ लिए गए हैं। तो बेटा इस पी को आप इस क्लोज इंटरवल का क्या कहोगे? पार्टीशन। तो हेयर पी इज पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 1, 10। कोई बच्चा कहे सर आपने यही क्यों बनाया? तो बेटा आप ये भी बना सकते हो। मान लो आपने P नाम से एक नॉन वॉइड सबसेट बनाया लाइक 1, 2, 10। तो बेटा ये भी इसका क्या है? एक पार्टीशन। तो किसी भी इंटरवल के, इसलिए मैंने नीचे लिखा नोट के रूप में, किसी भी इंटरवल के इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हैं। इसके कितने सारे पार्टीशन बना सकते हो? इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो कोई बच्चा ये बनाएगा, कोई ये बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा। तो किसी भी क्लोज इंटरवल के कितने पार्टीशन बना सकते हो बेटा? इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हो। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं रिफाइनमेंट। तो आज का वीडियो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा आज का वीडियो समझ गया वो इसका पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट सेकंड नंबर पे मेरे पास डेफिनेशन है रिफाइनमेंट। बेटा रिफाइनमेंट किसको बोलते हैं? रिफाइनमेंट का मतलब है बड़ा सेट। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होगा? बड़ा सेट। जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर बड़ा सेट होगा उसे ही आप क्या बोलेंगे? रिफाइनमेंट। और पेपर में इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? A, B पहले कोई क्लोज इंटरवल होना चाहिए।
अब इसके कितने सारे पार्टीशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट, जिसमें से मैंने कोई 2 पार्टीशन बनाए, मानना P1 एंड P2 आर एनी 2 पार्टीशन ऑफ A, B, और मान लेते हैं कि P1 जो है वो कंटेन कर रहा है P2 में, ये कंटेन का साइन है, यानी P1 पूरा सेट जा रहा है किसके अंदर, P2 में। तो बेटा बड़ा सेट कौन सा है, P2। तो इस P2 को आप क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट। और किस सेट का, इस छोटे सेट का नाम क्या है, P1। तो लाइन क्या बोलेंगे आप, P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। तो P2 सेट को आप रिफाइनमेंट बोल रहे हो, किसका, P1 का। तो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रिफाइनमेंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, या रिफाइनमेंट किसको कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक इंटरवल लिया I नाम से 1,10, इसके कोई 2 पार्टीशन बनाए। P1 में मैंने एलिमेंट लिया 1, 2, 3 और 10, बिल्कुल ये इसका एक नॉन वाइड पार्टीशन है। ऐसे ही P2 में मैंने लिया 1, 2, 3, 5, 6 और 10, ये भी इसी के अंदर इसके एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल के अंदर जो P2 सेट है उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनमें से कुछ एलिमेंट P1 में है, यानी आप देखकर अगर ध्यान से देखें तो P1 पूरा P2 में जा रहा है। तो मैंने लिखा हेयर P1 जो है वो पूरा किस में जा रहा है, P2 में। तो बेटा P2 सेट बड़ा है, तो बड़े सेट को ही आप क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट। तो यहाँ पर P2 जो है वो रिफाइनमेंट है किसका, P1 का। तो P2 इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P1। अब कई बच्चे इस डेफिनेशन में ये समझ लेते हैं कि हमेशा P2 वाला रिफाइनमेंट होगा। बेटा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ। जैसे मान लो, अच्छा क्लोज इंटरवल में भी कुछ भी हो सकता है, लाइक मान लो 1 से 5 है, ये कोई क्लोज इंटरवल है। अब मैंने इसके कोई 2 पार्टीशन बनाए, एक में तो मैंने बनाया 1, 2, 5, और एक में मैंने बनाया, या इसको P2 बोल दो, और P1 में मैंने बनाया बेटा 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे देख कर बताओ, इसके अंदर P1 जो है वो अपने अंदर किसको रख रहा है, P2 को। तो आप इस एग्जाम्पल में अगर देखो तो P2 सबसेट है किसका, P1 का। तो बेटा बड़ा सेट कौन है, P1। तो यहाँ पर P1 को आप रिफाइनमेंट बोलोगे। तो आप लाइन क्या लिखोगे, P1 इज रिफाइनमेंट, P1 इज रिफाइनमेंट ऑफ P2। तो यहाँ पर P1 सेट रिफाइनमेंट है। तो बेटा यहाँ पर नामों को नहीं रटना, अपने को कंसेप्ट समझना है। जो भी सेट बड़ा होता है उसको आप रिफाइनमेंट कहते हो, ठीक है। 3rd नंबर पे डेफिनेशन देखते हैं। बेटा 3rd नंबर पे डेफिनेशन है कॉमन रिफाइनमेंट। तो 3rd नंबर पे हम क्या डेफिनेशन देख रहे हैं, कॉमन रिफाइनमेंट। तो आप चाहो तो साथ साथ नोट कर सकते हो बेटा। तो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉमन रिफाइनमेंट। बेटा इसको हम शो करते हैं P1 यूनियन P2 से। तो मैं जब भी आपसे पूछूंगा कॉमन रिफाइनमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहोगे P1 यूनियन P2। अब डेफिनेशन समझते हैं इसका। तो सबसे पहले A, B कोई ना कोई क्लोज इंटरवल होना चाहिए। फिर P1 और P2 कोई 2 पार्टीशन होने चाहिए किसी क्लोज इंटरवल A, B के। और फिर आप लिखेंगे ऑब्वियसली का मतलब ये तो पक्की बात ही है कि P1 जो है फिर वो जाएगा ही जाएगा किस में, P1 यूनियन P2 में। क्यों जाएगा उसका रीज़न मैं अभी समझाता हूँ। और जो P2 है वो भी पक्की बात है जाएगा किसके अंदर, P1 यूनियन P2 में। अब देखो मैंने आपको रिफाइनमेंट पढ़ा दिया है। अगर मैं आपको इतनी लाइन किसी एग्जाम्पल में लिख के दूँ तो बेटा इसमें बड़ा सेट कौन है, P1 यूनियन P2। तो इस बड़े सेट को आप क्या बोलोगे, रिफाइनमेंट किसका, छोटे सेट का। तो इतनी लाइन को देखकर आप कह सकते हो कि P1 यूनियन P2 रिफाइनमेंट है P1 का। और मैं फिर आपसे अब इस लाइन के बारे में पूछूं तो आप कहोगे कि दिस इज आल्सो रिफाइनमेंट ऑफ P2, क्योंकि इस केस में भी ये सेट बड़ा है, तो ये रिफाइनमेंट है किसका, P2 का। तो बेटा ये सेट P1 का भी रिफाइनमेंट है और ये सेट P2 का भी रिफाइनमेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन का मतलब ये P1 का भी है और P2 का भी है। तो सो P1 यूनियन P2 इज कॉल्ड कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, कॉमन रिफाइनमेंट। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको एक बार लिख देना। वो एक बार तो पहले ये लिखा हुआ है कि P1 यूनियन P2 P1 का भी रिफाइनमेंट है और P2 का भी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, कॉमन रिफाइनमेंट। तो आज के बाद जब भी मैं कहूँगा कॉमन रिफाइनमेंट, आप कहोगे उसको P1 यूनियन P2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं आपसे जब पूछूंगा कि कॉमन रिफाइनमेंट इसको क्यों कहते हैं, तो आप कहोगे क्योंकि ये अपने अंदर P1 को भी रखता है और P2 को भी। अब एक बात आपको समझ नहीं आई होगी कि ये P1 को और P2 को क्यों रखता है। बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। हालांकि ये बात आपको पता होनी चाहिए खुद से, फिर भी देखें। मैंने एक एग्जाम्पल लिया बेटा, मैंने I नाम से एक एग्जाम्पल लिया 1,10। मैंने ना इसमें तकरीबन सारे एग्जाम्पलों में एक जैसा इंटरवल लिया है, आप इंटरवल कोई भी ले सकते हो।
फिर बेटा मैंने इसमें एक P1 सेट बनाया जिसमें एलिमेंट लिए 1 2 3 और 10, और P2 सेट में लिया 1 2 5 6 और 10। अब मुझे बताओ, ये दोनों के दोनों इसके पार्टीशन है। सबसे पहले इन दोनों सेटों का यूनियन करो। अब यूनियन की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। बेटा यूनियन के अंदर हम सब कुछ लेते हैं, चाहे वो एक के पास हो एक के पास ना हो। हाँ, कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। तो बेटा 1 1 2 बार आ रहा है पर एक बार लिखेंगे, 2 भी एक बार लिखेंगे, 3 इसके पास है इसके पास नहीं है पर यूनियन में तो लेते हैं हम। ऐसे ही 5 भी लेंगे, 6 भी लेंगे और 10 भी लेंगे। तो P1 यूनियन P2 की वैल्यू ये कुछ है ही है। अब जरा देख के बताओ, क्या P1 यूनियन P2 जो भी आया है वो अपने अंदर पूरा पूरा P1 को रख रहा है? बिल्कुल रख रहा है। और क्या P1 यूनियन P2 अपने अंदर P2 को रख रहा है? बिल्कुल रख रहा है। तो बेटा यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि P1 यूनियन P2 सेट जो भी होता है वो अपने अंदर P1 को भी रखता है और अपने अंदर P2 को भी रखता है। और बड़े सेट को हम क्या बोलते हैं? रिफाइनमेंट। तो ये P1 का भी रिफाइनमेंट है और ये P2 का भी रिफाइनमेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या रखते हैं? कॉमन रिफाइनमेंट। तो बेटा यूनियन वाले जो सेट होते हैं वो हमेशा जिन दो चीज़ों के मिलने से यूनियन बना है वो अपने अंदर अपने सेटों को तो रखेगा ही, यानी P1 यूनियन P2 अपने अंदर P1 को भी रखेगा और P1 यूनियन P2 अपने अंदर P2 को भी रखेगा। तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, जो वैसे आपको पता होनी चाहिए थी यूनियन की प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा, सब इंटरवल। तो ये सारी टर्म्स आपको सीखनी है आगे के क्वेश्चंस और चैप्टर की थ्योरम्स करने के लिए। तो देखते हैं बेटा सब इंटरवल किसको कहते हैं। तो सब इंटरवल में कहता है A, B कोई क्लोज इंटरवल होना चाहिए, P कोई पार्टीशन होना चाहिए क्लोज इंटरवल A से B का। तो मान लेते हैं थ्योरम्स के अकॉर्डिंग मैं P हमेशा ऐसा मानूंगा, आपको पहली डेफिनेशन में समझाया है। आप सबसे पहले वाले A वैल्यू को नाम देंगे A0, उसके बाद वाले एलिमेंट्स को क्रम में नाम दोगे A1 A2 अप टू AR-1 कोमा AR, लास्ट में AN-1 कोमा AN इज इक्वल टू B। तो ये आपने कोई पार्टीशन ले लिया। अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सब इंटरवल की। तो बेटा सब इंटरवल बनाते कैसे हैं? जो भी पार्टीशन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा उसकी लगातार की दो दो वैल्यूज को आप क्लोज ब्रैकेट में बंद कर दो, क्लोज इंटरवल में बंद कर दो, यानी A0 कोमा A1, क्योंकि A0 तो A ही है, तो A0 कोमा A1, A0 कोमा A1, इस पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, इसका नाम रख दिया I1। फिर अगला बोलो, A0 A1 तो ले चुके हो, अगला A1 कोमा A2, A1 कोमा A2, इस पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, इसको नाम दे दिया I2। ऐसे ही A2 कोमा A3 भी आएगा, उसको नाम दे दिया I3। ऐसे करते करते इस वाले को नाम दे दिया IR। अब इसको IR नाम कैसे दिया? थोड़ा सिमिट्री देखो, A के पैरों में 1 है तो I1, लास्ट वाले एलिमेंट के पैरों में 2 है तो I2, A3 है तो I3 और 3 है तो यहाँ पर 2। तो सोचो यहाँ पर AR है तो यहाँ पर AR-1 और AR है तो इसको नाम क्या दोगे इंटरवल को? IR। ऐसे करते करते लास्ट इंटरवल में ये वाले दो एलिमेंट आएंगे और AN है तो उसका नाम क्या होएगा? IN। तो बेटा इस तरीके से ये जो I1 I2 I3 IR IN है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सब इंटरवल। किस इंटरवल के? ये सारे सब इंटरवल है मेन इंटरवल A, B के। तो बच्चे इन सबको हमने बोला है सब इंटरवल। तो आज के बाद जब भी मैं आपसे पूछूंगा कि सब इंटरवल बनाते कैसे हैं, तो आप कहोगे कि जो भी पार्टीशन क्वेश्चन में दे रखा होगा उसकी लगातार की दो दो वैल्यूज़ को मैं इंटरवल में कन्वर्ट कर दूंगा, तो उन्हें ही मैं सब इंटरवल कहूँगा। तो थ्योरम्स के अंदर हम नाम इस तरीके से देंगे, पर क्वेश्चन से समझते हैं कि सब इंटरवल कैसे बनाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखें, जैसे मान लो I नाम का एक क्लोज इंटरवल है 1 से 10 और क्वेश्चन में मुझे पार्टीशन दे रखा है 1 2 5 और 10। तो बेटा इसके अगर मैं सब इंटरवल्स की बात करूं तो पहले तो 1 2 को ले लो, इसको I1, 2 से 5 को दे दोगे I2 और 5 से 10 को दे दोगे I3। तो बेटा ये 3 सब इंटरवल बनेंगे इस क्लोज इंटरवल के। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन में सब इंटरवल बनाने आने चाहिए। बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है लेंथ ऑफ इंटरवल। ये जो हमने सब इंटरवल्स बनाए हैं इनकी अगर लेंथ निकालनी हो तो पहले तो मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ। जैसे मुझे I1 सब इंटरवल की लेंथ निकालनी है, तो बेटा लेंथ निकालने के लिए हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो 5 - 2 इज इक्वल टू 3। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो बेटा डेफिनेशन है लेंथ ऑफ इंटरवल A, B नाम से क्या होना चाहिए? कोई क्लोज इंटरवल। P मान लिया हमने पार्टीशन है किसी क्लोज इंटरवल A से B का, सच दैट वही P को जो हम मानते हैं हमेशा। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो देखिए बेटा ध्यान से,
मैंने पी नाम से एक पार्टीशन बनाया, वही A0 इज इक्वल टू A कोमा A1 कोमा A2 अप टू AR-1 कोमा AR, ऐसे जाते जाते AN-1 कोमा AN, और AN का मान किसके बराबर है, B के। अच्छा, इसमें से IR इंटरवल बताओ। इसको बोलते हैं ना IR इंटरवल, थ्योरम्स के लिए रट लो, इसको बोलते हैं IR इंटरवल। तो बेटा IR इंटरवल में क्या आएगा, AR-1 कोमा AR, देखो पैरों में लास्ट में R है तो IR से डिनोट करोगे, और R से पहले क्या आता है, एक कम, तो R-1। तो ये आपको याद रखनी है थ्योरम्स के लिए बातें। अब मान लो मुझे इस IR इंटरवल की लंबाई निकालनी है, तो बेटा अगर इंटरवल का नाम IR है तो उसकी लेंथ को मैं डेल्टा R से रिप्रेजेंट करूंगा, तो नीचे लाइन लिखता है वो। तो लेंथ ऑफ RF इंटरवल, इस RF इंटरवल की लंबाई कैसे निकालेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो AR-1, और उसको डिनोट किससे करेंगे, इस IR इंटरवल की लंबाई को डिनोट किससे करेंगे, डेल्टा R। तो कुल मिलाकर डेल्टा R का फॉर्मूला क्या आ गया, AR-1। तो आपको जिस भी इंटरवल की लंबाई निकालनी है उसमें लिए आप बाद वाले एलिमेंट में से पहले वाले एलिमेंट को क्या कर दोगे, माइनस। ये IR इंटरवल है तो मैंने डेल्टा R से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही मैं आपको अभी भी समझा कर आया हूँ कि I1 इंटरवल में आता है A0 कोमा A1, और इसकी मुझे अगर लंबाई निकालनी है तो मैं इसको डेल्टा 1 से शो करूंगा, और निकालूंगा कैसे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस, तो A1 माइनस A0। ऐसे ही मान लो मुझे I2 इंटरवल की लंबाई निकालनी है, तो पहले तो I2 इंटरवल में आता क्या है, A1 कोमा A2, और अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं उसको डेल्टा 2 से शो करूंगा, और करूंगा कैसे फाइंड आउट, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस, तो बेटा A2 माइनस A1। तो इस तरीके से आप किसी भी इंटरवल की लंबाई को डिनोट कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो। बेटा अगला डेफिनेशन है नॉर्म। इसका ज़्यादा यूज चैप्टर में नहीं है, पर पेपर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो बेटा डेफिनेशन को समझते हैं। तो नॉर्म, बेटा जो भी पार्टीशन होगा उसके ऊपर डबल मोड का साइन। अब आप कहोगे सर मोड तो हमने सुना था, डबल मोड क्या चीज़ है। बेटा देखो, मोड का मतलब होता है पॉजिटिव। मोड हमेशा क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बनाता है, और डबल मोड का मतलब है जो पॉजिटिव वैल्यू है उसमें भी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारा नॉर्म कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, नॉर्म। तो इसको पहले पढ़ते हैं फिर इसकी बात को समझते हैं। तो बेटा A कोमा B वही कोई क्लोज इंटरवल होना चाहिए। तो ये दो लाइनें तो फिक्स है, हर डेफिनेशन में आपको लिखनी है, पार्टीशन वाली डेफिनेशन में नहीं लिखनी, बस बाकी सब में लिखनी है। A कोमा B कोई क्लोज इंटरवल है, P कोई पार्टीशन है किसी क्लोज इंटरवल A से B का, तो कहता नॉर्म P, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्म P। नॉर्म इस डबल मोड के साइन को बोलते हैं, और किसका नॉर्म निकाल रहे हो, P का, तो इसको बोलते हैं नॉर्म P। तो बेटा नॉर्म P को कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्म P इज इक्वल टू का साइन है ये, मैक्सिमम ये अपने सेट का निशान बना हुआ है, और सेट के अंदर किस चीज़ की कलेक्शन है, डेल्टा R। अब डेल्टा R तुम्हें पता है RF इंटरवल, और R का मान 1 से लेकर N तक, तो इसमें डेल्टा 1 भी आएगा, डेल्टा 2 भी आएगा, डेल्टा N भी आएगा, क्योंकि R का मान 1 रखोगे तो डेल्टा 1, 2 रखोगे तो डेल्टा 2, N रखोगे तो डेल्टा N। तो अब इस लाइन का मतलब समझो, मैंने अभी भी बताया था लेंथ ऑफ इंटरवल जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जितनी भी लेंथ ऑफ इंटरवल्स आएंगी उन सब में जो सबसे मैक्सिमम, यानी देखो लेंथ ऑफ इंटरवल सारी पॉजिटिव होंगी, डेल्टा 1 का मान भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा 2 का मान भी पॉजिटिव होगा, ऐसे ही डेल्टा N का मान भी पॉजिटिव होगा। अब उन पॉजिटिव चीज़ों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा नॉर्म P होता है। तो मैंने इसको फाइंड आउट करके दिखाया है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा हुआ तो मैं लिख देता हूँ, पहले आप ये बातें सुन लो थोड़ी सी जो लिखी हुई है। पढ़े, R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली है बेटा, 1 to N तक। तो यहाँ अपने पास लेंथ ऑफ इंटरवल की कलेक्शन आएगी, और उस लेंथ ऑफ इंटरवल में जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होएगी वही हमारा P का क्या होगा, नॉर्म। तो इस बात को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ आपको कि नॉर्म P फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो एग्जांपल नोट करना चाहो तो आप नोट कर लेना साथ में। मैं जैसे ले लेता हूँ, मान लो पार्टीशन 1 2 5 8 और 10। बेटा सबसे पहले आप इसके बनाओगे सब इंटरवल। सब इंटरवल बनाने सिखाए हैं लगातार की दो वैल्यूज़, तो 1,2, एक सब इंटरवल आएगा 2 से 5, एक सब इंटरवल आएगा 5 से 8, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, 5 के बाद 7 भी ले रहा हूँ, वैसे 8 तक भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, 5 से 7। फिर बेटा मैंने लिया एक I4 इंटरवल 7 से 8, फिर मैंने लिया 8 से 10। तो ये हमारे सब इंटरवल बन गए।
अब आपको इन सब की लेंथ निकालनी है बेटा। लेंथ I1 है तो डेल्टा 1 से शो करोगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस, तो 2 - 1 = 1। डेल्टा 2 निकालेंगे तो 5 - 2 = 3। डेल्टा 3 की बात करूँ तो 7 - 5 = 2। डेल्टा 4 की बात करूँ तो 8 - 7 = 1। डेल्टा 5 की बात करूँ तो 10 - 8 = 2। अब बेटा ये जो मैंने सारी लेंथ निकाली है, ये सारी लेंथ देखो पॉजिटिव है। इन पॉजिटिव में जो सबसे मैक्सिमम है, तो कुल मिलाकर देखो नॉर्म पी हमने ऐसे डिफाइन किया था, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर वेयर आर = 1 to n। अब मेरा 1 to n कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक। तो इसका मतलब मेरे इस सेट के अंदर 5 बंदे आए, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 और डेल्टा 5। और इन पांचों में जो सबसे मैक्सिमम है वो मेरा नॉर्म है बेटा। इन पांचों में सबसे मैक्सिमम डेल्टा 2 है जिसका मान 3 है। तो बेटा यहाँ पर सिलेक्ट कौन हुआ है, डेल्टा 2 जिसका मान कितना सिलेक्ट हुआ है, 3। तो बेटा इस क्वेश्चन में नॉर्म पी का मान कितना हो गया, 3। तो इस तरीके से आप नॉर्म फाइंड आउट करते हैं। बाकी नॉर्म का कोई यूज़ नहीं है आगे वाले पूरे चैप्टर के अंदर, सिर्फ थ्योरम्स के अंदर वर्ड आएगा नॉर्म, तो बस नॉर्म के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो बेटा ये नॉर्म की स्टोरी है। उसके अलावा अगर आप पहले वाली वीडियोस इस बुक की लगा चुके हो, 13 वीडियोस मैंने आपको भेजी हुई हैं। लिमिट कंटिन्यूटी तो आपने कर ही लिया सर से, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम। उसके अलावा 13 वीडियोस आपको भेजी हुई हैं जिसके अंदर मैंने सारी थ्योरम्स करवा रखी हैं, लिमिट की, कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की। वो सब आपने अगर कर रखी है तो कहीं ना कहीं जो नीचे एक नोट मैं पढ़ा रहा हूँ आज की वीडियो में, वो आपने पहले से ही पढ़ रखा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। नोट क्या है, अगर f(x) एक बाउंडेड फंक्शन है, अगर f(x) एक कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड को हिंदी में बोलते हैं परिबद्ध फलन। तो अगर f(x) कोई बाउंडेड फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल a से b में, तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड दे रखा है तो उस फंक्शन f(x) के मोड की वैल्यू हमेशा किसी ना किसी कांस्टेंट k से छोटी या बराबर होगी। देखो इस लाइन का मतलब है ये फंक्शन कभी भी k को क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब k इसके लिए बाउंड्री का काम कर रहा है। तो बेटा ये फंक्शन क्या कहलाएगा, बाउंडेड। जहाँ पर x कहाँ से आ रहा है, उसी क्लोज इंटरवल a से b, यानी इसके बीच के कोई मर्जी पॉइंट उठाओ, a उठाओ, b उठाओ, उनके ऊपर फंक्शन का मान निकालो, वो हमेशा किसी फिक्स k से क्या ही आएगा, छोटा। तो ये f(x) फंक्शन इस इंटरवल में क्या कहलाएगा, बाउंडेड। तो थ्योरम में अगर फंक्शन f(x) बाउंडेड दे रखा है तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये भी होती है बाउंडेड की डेफिनेशन। और एक और हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में, ये आपने नहीं पढ़ी होगी उन वीडियोज़ में, ये आपके पास आ रखी है पहले, अगर आपने वो 13 वीडियो लगा ली है तो बेटा अगर आपको f(x) फंक्शन कैसा दे रखा है, बाउंडेड, तो उसका एक डेफिनेशन और भी है कि अगर f(x) बाउंडेड है तो वो किसी ना किसी स्मॉल m से तो बड़ा होगा और किसी ना किसी कैपिटल M से छोटा होगा। जहाँ पर स्मॉल m और कैपिटल M है क्या बेटा, स्मॉल m में जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा उसकी सबसे छोटी वैल्यू, और कैपिटल M होगा उस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू उस इंटरवल के अंदर। जैसे ये इंटरवल है, इस इंटरवल के अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसपे फंक्शन का मान सबसे छोटा आएगा, उसको हम स्मॉल m बोल रहे हैं। और इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसपे फंक्शन का मान सबसे बड़ा आएगा, उसको हम नाम दे रहे हैं कैपिटल M। और बाकी सारे फंक्शन, मतलब इसमें बहुत से पॉइंट वो भी हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू जो भी आएगी वो स्मॉल m से बड़ी आएगी और कैपिटल M से छोटी आएगी। तो बेटा अगर कोई फंक्शन का इन्फिमम भी मिल जाए और सुप्रीमम भी मिल जाए तो ये फंक्शन भी बाउंडेड फंक्शन कहलाता है। क्यों, क्योंकि वो यहाँ से भी बाउंड हो गया और यहाँ से भी, ना वो इससे कम जा सकता ना वो इससे ज़्यादा जा सकता। तो ये फंक्शन इस अंतराल में क्या हो जाएगा, बाउंडेड, अगर उस फंक्शन की वैल्यूज़ स्मॉल m से बड़ी आ रही है और कैपिटल M से क्या आ रही है, छोटी। बेटा स्मॉल m को मिनिमम वैल्यू भी कहते हैं f(x) की, या फिर बोलते हैं इन्फिमम। तो स्मॉल m के नाम क्या क्या है, इन्फिमम या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x). तो ये f(x) की वैल्यू होती है, x की वैल्यू नहीं होती, ये भी फंक्शन की ही वैल्यू होती है, सबसे छोटे फंक्शन की वैल्यू, और ये सबसे बड़े फंक्शन की वैल्यू। एग्जाम्पल्स दे के भी समझाऊंगा मैं अभी आपको। कैपिटल M क्या है, इसको बोलते हैं सुप्रीमम या फिर f(x) फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। अच्छा हिंदी मीडियम के कोई बच्चे हैं तो वो भी ध्यान से सुने बेटा, सुप्रीमम को बोलते हैं उच्चक और इन्फीमम को बोलते हैं हिंदी में निम्नक। तो ये नाम हिंदी वाले जरूर याद रखें, वैसे लिखना आपको सब कुछ इंग्लिश में ही है। अब मैं थोड़ा सा स्मॉल m और कैपिटल M के बारे में समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखेंगे आप एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे को एग्जाम्पल दिया हुआ है f(x) बराबर दे रखा है x², फंक्शन कुछ भी दे सकता है, मेरे को इस वक्त f(x) बराबर x² दे रखा है। अच्छा क्लोज इंटरवल दे रखा है 1, 10।
अब अपने को इस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू पता लगानी है और मैक्सिमम इस क्लोज इंटरवल में। तो बेटा इस क्लोज इंटरवल में आपको पता है कि मैं 1 के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और अगर 10 पे वैल्यू निकालूं तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100। तो आपको पता है कि इस इंटरवल के अंदर इस पॉइंट पर जो भी वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी वैल्यू आएगी फंक्शन की, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो बेटा फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ रही है 1, जो इस पॉइंट पर आ रही है। तो 1 को इसमें रखो तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो मैंने निकाला स्मॉल m, जिसको मैंने क्या बोला था मिनिमम वैल्यू या फिर इन्फिमम किसका fx फंक्शन का, और वो कब आ रहा है जब मैं 1 को इसमें पुट कर रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर, तो fx का मान कितना आ गया 1, तो स्मॉल m का मान कितना आ गया बेटा 1, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि स्मॉल m जो होती है वो भी फंक्शन की ही वैल्यू होती है। फंक्शन की वैल्यू क्या निकली है सोल्व करने पर 1। ऐसे ही 10 जब पुट करोगे तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 100, और वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। उसके अलावा इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट है जैसे 2 है 3 है वो रखोगे तो जो भी फंक्शन का मान है वो 1 से ज़्यादा और 100 से कम आएगा। तो कैपिटल M का मान इस क्वेश्चन के लिए कितना आ रहा है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये 100 किसका मान है fx का, x का कोई है, x की तो वैल्यू ली है, फिर वो वैल्यू सोल्व करने पर fx का मान जो आया है उसको हम कैपिटल M नाम दे रहे हैं। तो 100 जो वैल्यू है वो किसकी है fx की, जिसका नाम कैपिटल M। ऐसे ही 1 भी किसका वैल्यू है fx का, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 1, तो ये स्मॉल m हो गया। तो कुल मिलाकर ये फंक्शन इस अंतराल के जो मर्जी पॉइंट ले लो उन पे जो भी फंक्शन का मान आएगा वो 1 से तो बड़ा होगा और 100 से छोटा आएगा। जैसे 2 पे निकाल लो तो 4 आएगी वैल्यू, तो 4 1 से बड़ा होता है और 100 से छोटा होता है। 3 ले लो तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो 9 जो है वो 1 से छोटा और 100 से छोटा, 1 से बड़ा और 100 से छोटा। तो कुल मिलाकर ये फंक्शन हमेशा इस इंटरवल में क्या है बाउंडेड, जहाँ पर इन्फिमम एंड सुप्रीमम इज डिपेंडेंट ऑन इंटरवल। अब इस लाइन का क्या मतलब है बेटा, तुम कभी भी ये रट्टा नहीं मारोगे कि इस पॉइंट पर हमेशा वैल्यू इन्फिमम देगा और इस पर हमेशा सुप्रीमम। मान लो fx फंक्शन हमारा ये होता, fx फंक्शन हमारा 1/x होता और इंटरवल यही ले लेते हैं 1 से 10। तो बेटा अब तुम्हें पता है 1/x है तो इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी आएगी और इस पर सबसे बड़ी आएगी। तो इस वक्त इस पे तो आएगा इन्फिमम और इस पे आएगा सुप्रीमम, जबकि इस एग्जाम्पल में इस पे इन्फिमम आ रहा है और इस पे सुप्रीमम। इसीलिए मैंने लिखा है कि इन्फिमम और सुप्रीमम हमेशा इंटरवल नहीं फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, इंटरवल पे नहीं डिपेंड करते। इन्फिमम सुप्रीमम किस पे डिपेंड करते हैं फंक्शन पे, कि फंक्शन क्या दिया हुआ है। जब एक्स स्क्वायर था तो इस पे इन्फिमम इस पे सुप्रीमम, पर जब फंक्शन ये था तो इस पे इन्फिमम और इस पे सुप्रीमम। तो बेटा हमेशा इन्फिमम और सुप्रीमम की वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ तक बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम कल की क्लास में पढ़ेंगे डार्बोक सम। तो बेटा इसके लिए आपको इतना इतना काम समझ में आना चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास।